Hello, students. Good morning. Hope you are all doing good at your place. This is Ramesh Sharma and welcome you all in this YouTube channel Digital Classroom. बच्चे लास्ट वीडियो में हमने लर्न किया था कम्युनिकेशन के बारे में, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो लेट अस स्टार्ट। कम्युनिकेशन के लिए जैसे आपको पहले भी बताया था, दो व्यक्तियों के बीच में कम से कम दो व्यक्ति जो कम्युनिकेट करते हैं आपस में, और जो उनके बारे में जो आपसी जो बातचीत है वो एक का जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे तक को उसको पहुंचाना और उसको समझने योग्य, उसको ऐसा जो कम्युनिकेशन जो मैटर है, मैसेज है, वो उसको समझने योग्य बनाना। तो हम यहाँ पर इसको एक डायग्राम की सहायता से जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है, इसको करेंगे। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन जो है बच्चे, सबसे पहले जो होता है वो सेंडर है। सेंडर कौन है इसमें? सेंडर मैंने जो प्रेषक है, जो मैसेज को भेज रहा है, मैसेज को जो भेजने वाला है, एंड दूसरे व्यक्ति को अपने विचार भेजना चाहता है। जैसे एक प्रबंधक है, मैनेजर है, वो अपने जो अधीनस्थ है, सबऑर्डिनेट्स हैं, उसको कोई कार्य योजना के बारे में बताना चाहता है। तो यहाँ पर जो है वो सेंडर्स कौन होगा? यहाँ पर जो मैनेजर है वो सेंडर हुआ, एंड वो अपने सबऑर्डिनेट्स को मैसेज जो है वो भेजेगा। दूसरा जो बात आती है वो है मैसेज। अब जो मैसेज है वो संदेश, जैसे हम मैसेज भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, आपने देखा होगा। तो यह संदेश वाहन की उसकी जो विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर होती है, अर्थात प्रेषक जो कहना चाहता है वही विचार इसके अंतर्गत संपत्ति जो है, सम्मति जो है, ओपिनियन, उसकी जो भावनाएं हैं, विचार हैं, उसका जो दृष्टिकोण है, जो उसका आदेश है या सुझाव है, वो किसी भी प्रकार के से जो है वो मैसेज जो है हो सकता है। उसमें निर्देश हो सकते हैं, आदेश हो सकते हैं, वो किसी भी प्रकार की उसमें विषय वस्तु हो सकती है मैसेज के अंतर्गत। देन नेक्स्ट है उसका जो माध्यम है, मीडिया जो है, मीडिया मीडिया जो माध्यम जो है, तो इसका अभिप्राय क्या है? संदेश को हम संदेश चिन्हों, कम्युनिकेशन जो है सिंबल्स में परिवर्तित करने वाली जो प्रक्रिया से है। जैसे संदेश प्रेषित करने के लिए शब्दों, इशारों, चित्रों आदि का जो प्रयोग किया गया है वो मीडिया के अंतर्गत आता है। एंड उसके बाद जो है माध्यम जो है, जो मीडिया ट्रांसमिशन, तो वह व्यक्ति जो संदेश भेजने का इच्छुक होता है उसे संदेश वाहन किसी माध्यम का प्रयोग करना पड़ता है। और संदेश वाहन के अनेक माध्यम हो सकते हैं, जैसे आमने सामने है, वार्तालाप करके है, पत्र लिख के है, संदेश वाहक के द्वारा हम भेज सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, ईमेल के कर सकते हैं इत्यादि। तो संदेश की जो प्रकृति है वो कैसे होगी? आवश्यकता अनुसार इन माध्यमों का चुनाव जो हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी दूर स्थान पर हमने शीघ्र कोई मैसेज करना है तो हम टेलीफोन का प्रयोग करते हैं। आजकल मैसेज का भी चल, व्हाट्सएप है, दूसरे और भी टेक्स्ट मैसेज के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके द्वारा हम उसको प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद जो है उसको डिकोडिंग करना, डिकोड करना उसको। तो डिकोडिंग क्या चीज़ है? तो प्रेषक के द्वारा विचारों को संक्षेप में चिन्हों या चित्रों आदि के रूप में भेजा जाता है और इनका सही अर्थ समझना संदेश वाहन कहलाता है। इसका जो डिकोड करना, उसको समझना, उसको तो पहले तो जैसे आपने बच्चों ने टेलीग्राम शब्द, तो अभी एक टेलीग्राम ऐप है, पहले एक टेलीग्राम किया जाता था तो उसके जैसे उसमें चिन्ह होते थे, तो थोड़े शब्दों में हम उसको जो है वो जो मैटर है वो टेलीग्राम के द्वारा हम भेज सकते थे। अब उसका शब्दों का विस्तार को समझने का प्रयास करता है और इस प्रयास को ही हम संदेश वाहन कहते हैं। नेक्स्ट है रिसीवर। रिसीवर कौन है? उस मैसेज को प्राप्त करने वाला वो व्यक्ति जो संदेश जिसके लिए वो संदेश भेजा गया है।
और उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर एरो लगा है फीडबैक, और ये सब फीडबैक का मतलब है कि उस संकेत से जिससे यह पता चलता है कि प्राप्तकर्ता ने प्रेषक के जो संदेश हैं वो किस सीमा तक ठीक प्राप्त कर लिया है या उसको समझ लिया है। और यदि ये जो इस प्रक्रिया को फिर हम दोबारा जो है उसको समझ में नहीं आया, फिर हम सेंडर के पास जाएंगे, फिर वो मैसेज करेगा, और ये जो प्रोसेस है ये निरंतर चलता रहता है और कोई भी कार्य संदेश वाहन के बिना वो पूरा नहीं किया जा सकता है। तो यानी कि हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं कि एक सेंडर है, मैसेज है, मीडिया है, उसके बाद उसको इनको डिकोड कर लिया जाता है, रिसीवर्स के पास पहुंचता है, उसको उसको समझने की वो कोशिश करता है, उसके बाद उसकी वो फीडबैक देता है सेंडर्स को कि उसको समझ में आ गया, प्राप्त हो गया, या पता नहीं लगा तो दोबारा उस मैसेज को दे जाता है। और ये प्रोसेस जो है कम्युनिकेशन का ये जो है कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे यहाँ पर आपके पास ये देखा आपने, प्रेषक विचार सुझाव सूचना इनकोडिंग, वो सूचना विचार चिन्हों जैसे शब्दों चित्रों आदि में बदलने की प्रक्रिया होती है, और एक माध्यम है, डिकोड किया जाता है, उनको समझने का प्रयास करता है इनकोडिंग, प्राप्त करता हुआ व्यक्ति जो इसको प्राप्त करता है। और फीडबैक प्रतिपुष्टि जिसको कहते हैं, गतिविधि सम्मिलित होती है जो यह संकेत करती है कि उसने प्रेषक के द्वारा भेजा गया संदेश प्राप्त कर लिया है। और शोरगुल, ध्वनि शोरगुल एक ऐसा तत्व जो सूचना में बाधा डालता है। ये इस प्रकार से कई आपके यहाँ पर नॉइज़ का, हाँ यहाँ पर ये जिक्र था, नॉइज़ भी है। इसमें कई प्रकार से नॉइज़ आ सकती है, जो इससे नॉइज़ का मतलब यहाँ पर है कि जिससे जो सेंडर का मैसेज है और रिसीवर को जिस भावना से या जिस उससे उसने भेजा था वो प्राप्त नहीं हुआ, उसमें कोई न कोई जो विघ्न है, बाधा है, उसमें जो है वो आई। तो ये था प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है संप्रेषण का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन का व्यवसाय में या किसी भी क्षेत्र में इसका जो कम्युनिकेशन है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो नंबर 1 जो है समन्वय के आधार के रूप में काम करना। तो समन्वय, कोऑर्डिनेशन, तो इसमें जो ये औद्योगिक इकाइयाँ हैं हम देखते हैं उसमें संगठन का जो प्रारूप है वो कार्य श्रम विभाजन के आधार पर निर्धारित किया जाता है, और सफलता प्राप्ति के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न क्रियाओं में समन्वय आवश्यक है, समन्वय, कोऑर्डिनेशन। और यदि समन्वय के लिए क्या है कि सभी व्यक्तियों में संगठन के लक्ष्यों के संबंध में आपसी समझ उत्पन्न हो और उन्हें मालूम हो कि इन लक्ष्यों को किन किन साधनों से प्राप्त किया जा सकता है, किन किन साधनों से प्राप्त किया जा सकता है, और उन्हें इस बात की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उनकी क्रियाओं में क्या संबंध है। ऐसा केवल प्रभावपूर्ण संदेश वाहन द्वारा ही संभव हो सकता है। यानी कि यदि प्रभावपूर्ण संदेशवान, इफेक्टिव जो कम्युनिकेशन है यदि हुआ है, तभी जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, वो किसी भी बड़ी बड़ी संगठन है उनमें वो किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, निर्णय लेने के आधार के रूप में काम करना, निर्णय लेने के आधार पर काम करना, यानी कि निर्णय से संबंधित सूचनाओं को संदेश वाहन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि निर्णय लेने से पहले अनेक संबंधित सूचनाएं एकत्रित करनी पड़ती हैं और जिनके आधार पर किसी विचार को अंतिम रूप दिया जाता है। निर्णय से संबंधित सूचनाओं को संदेश वाहन के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, बल्कि निर्णयों को प्रभावपूर्ण तरीके से लागू करने के लिए भी संदेश वाहन का ही प्रयोग किया जाता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो डिसीजन लेने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 3 इम्पोर्टेंस है प्रबंधकीय कुशलता को बढ़ाती है। तो निर्णय से संबंधित जितनी भी सूचनाओं को है वो संदेश वाहन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इससे जो मैनेजरल जो कुशलता है उसमें वो उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है एक मैनेजर की जो वो भी जो है इससे बढ़ती है, उसकी जो क्षमता है वो एफिशिएंसी जो है उसमें वो इंक्रीज होती है। यानी कि प्रबंधक निर्धारित किए गए उद्देश्यों की जानकारी अन्य व्यक्तियों को देते हैं या संकेत जारी करते हैं, कार्यभार का बंटवारा करते हैं तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्य पर नियंत्रण रखते हैं। और अतः संदेश वाहन के अभाव में प्रबंधक संगठन का एक निष्क्रिय अंग बनकर
रह जाता है, जबकि संदेश वाहन की उपस्थिति में उसकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, एफिशिएंसी उसकी बढ़ती है इन द प्रेजेंस ऑफ कम्युनिकेशन। एंड नंबर 4 है सहयोग तथा औद्योगिक शांति को इससे बढ़ावा मिलता है। इसमें शांति में जो औद्योगिक जो टकराव हैं वो कम होते हैं यदि इफेक्टिव कम्युनिकेशन है के माध्यम से श्रमिक एवं प्रबंधक दोनों की अपनी अपनी बात कहने का अवसर मिलता है, जिससे औद्योगिक शांति एवं सहयोग को बढ़ावा मिलता है। और उसके जो यदि इस प्रकार का इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना हो तो हमने देखा है कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उपक्रम हैं, वो बंद होने तक कि उनकी नौबत आ जाती है। तो संगठन के लिए जाने वाली सभी जो निर्णय तथा की जाने वाली क्रियाएं ये सारी जो हैं संदेश वाहन पर ही निर्भर करती है। नेक्स्ट है प्रभावशाली नेतृत्व की स्थापना। प्रभावशाली नेतृत्व की स्थापना। प्रबंधक अपनी संदेश वाहन कला में सुधार करके एक कुशल नेता बन सकता है। लोगों को प्रभावित करते समय नेता को एक अच्छे संचार कौशल का उपयोग करना चाहिए। एक अच्छे जो कम्युनिकेशन जो स्किल हैं उनका जो एक मैनेजर है उसको उनका प्रयोग जो है वो करना चाहिए। टू एस्टेब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप और इफेक्टिव कम्युनिकेशन उसके लिए करने के लिए तो कुशल नेता बनने के लिए संदेश वाहन की कला का जो ज्ञान है वो होना अति आवश्यक है। प्रभावपूर्ण संदेश वाहन की जानकारी के अभाव में नेतृत्व की कल्पना करना भी व्यर्थ है। अतः प्रबंधक अपनी संदेश वाहन कला में सुधार करके एक कुशल नेता बन सकता है। एंड नंबर 6 संस्था को निर्बाध चलने में सहायता करती है। इसको चलने में सहायता करती है यानी कि सभी संगठनिक जो अंत क्रियाएं हैं संप्रेषण पर निर्भर करती हैं। अतः प्रभावी संप्रेषण व्यवस्था संस्था को निर्विहित चलने में सहायक सिद्ध होती हैं। और इसमें हम और भी जो इसकी जो इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशंस की, एक हमारा जो मोरल है उसको बूस्ट करता है यदि प्रभावी जो कम्युनिकेशन है, और संदेश वाहन कर्मचारियों के अभिप्रेरण एवं मनोबल वृद्धि का काम करता है। जैसे यदि निर्णय लेते समय कर्मचारियों को भागीदार बना लिया जाए तो संस्था में उनकी पहचान बनेगी। ऐसी स्थिति में वो निश्चित रूप से अभिप्रेरित होते हैं और उनका मनोबल चरम सीमा पर होता है। तो निष्कर्ष रूप में हम इसको कह सकते हैं कि ये जो हमने पॉइंट डिस्कस किए इम्पोर्टेंस में कि एक प्रभावी संदेश वाहन एक व्यावसायिक संस्था की सफलता की कुंजी है। जिस संस्था के कर्मचारी संदेश वाहन कला से परिचित होते हैं सफलता स्वयं ही उनके कदम चूमती है। और इसी संदर्भ में कहा जाता है कि अच्छा संप्रेषण सुदृढ़ प्रबंध का आधार है, यानी कि गुड कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ साउंड मैनेजमेंट। गुड कम्युनिकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ साउंड मैनेजमेंट। सो ये था इस वीडियो में हमने लर्न किए बच्चे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड लाइक दिस वीडियो, share this video and subscribe this YouTube channel to get the notifications of my new video. And if you have any query, please do give me feedback in the do write in the comment section of this video. Thank you very much. Thank you. Keep on watching and keep on learning. Thank you.